नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक उच्च माध्यमिक विद्यालय नाराथल कला और खेवसर की तरफ से संजय गजराज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद रौनक ग्रुप पर। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की फिजिक्स, जिसमें हमने पढ़ा है पहले 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए। चौथे पार्ट में पहले भाग में हमने पढ़ लिया था जिसका नाम था विद्युत धारिता। उसके अंदर हमने बेसिक पढ़ा था कि धारिता क्या होती है, चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं, परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हमें आगे पढ़ना है, दूसरे भाग को आज शुरू करते हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं पिछले भाग में हमने लास्ट में क्या देखा था। लास्ट में हमने देखा था चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कितने कारक थे? 3 कारक थे। कितने कारक थे? 3 कारक है। नंबर 1 चालक का आकार एवं आकृति, दूसरा था चालक के निकट किसी अन्य चालक की उपस्थिति, और नंबर 3 था चालक के निकट के चारों ओर के माध्यम पर। इन 3 चीजों पर किसी भी चालक की धारिता निर्भर करती है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अगले हेडिंग नोट कीजिएगा जिसका नाम है विलिखित गोलीय चालक की धारिता। इसका नाम है विलिखित गोलीय चालक की धारिता। विलिखित गोलीय चालक की धारिता मतलब हमारे पास एक गोल चालक वस्तु है, उसकी हमें धारिता ज्ञात करनी है, धारिता का सूत्र स्थापित करना है। तो विलिखित गोलीय चालक के धारिता, विलिखित गोलीय चालक की धारिता, हमें इसका मान ज्ञात करना है कि ये कितना होता है। तो देखिए, मैंने माना कि ये मेरा एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है और इस पर उपस्थित आवेश Q है। माना गोलीय चालक की त्रिज्या कैपिटल R एवं आवेश कैपिटल Q है। आवेश कैपिटल Q है। अब हमें तीसरे पार्ट में एक बार जाना होगा और वहां पर हमने पढ़ा था कि किसी भी गोलीय चालक की सतह पर विद्युत विभव का मान कितना होता है। किसी भी गोलीय चालक की सतह पर विद्युत विभव का मान कितना होता है। तो हम जानते हैं गोलीय चालक के लिए, हम जानते हैं गोलीय चालक के लिए विभव V इज इक्वल टू होता है KQ अपॉन R। सतह पर विद्युत विभव का मान होता है V इज इक्वल टू KQ अपॉन कैपिटल R। V इज इक्वल टू KQ अपॉन कैपिटल R। यदि चालक की धारिता कैपिटल C हो तो, यदि चालक की धारिता कैपिटल C हो तो हम जानते हैं C इज इक्वल टू कितना होता है Q अपॉन V। C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V, और इसलिए C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q तो आवेश है और V होता है गोलीय चालक के लिए KQ अपॉन R। तो Q का Q V की जगह है KQ अपॉन कैपिटल R। Q से Q कैंसिल होगा, ये होगा R अपॉन K, C का मान, जो कि K इज इक्वल टू होता है, याद होगा हमें पहले पार्ट में, K इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसलिए यहां से यदि मैं 1/K की वैल्यू लिखूं तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/K की वैल्यू होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसलिए धारिता C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R इंटू 1/K, और 1/K की वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो सीधे सीधे इसको लिखें तो गोलीय चालक की धारिता का सूत्र होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R।
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ये होता है किसी भी गोलीय चालक की धारिता का सूत्र। सीधा सूत्र याद रखना है, गोलीय चालक की धारिता का सूत्र C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r होता है। यहाँ से हमें एक बात समझ में आ गई कि जो धारिता C है वो समानुपाती होती है गोले की त्रिज्या r के। मतलब गोले का आकार जितना बड़ा होगा उसकी धारिता उतनी ही ज्यादा होगी। त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो C धारिता भी उसकी बढ़ती जाएगी, अर्थात छोटे गोले की धारिता कम होती है और बड़े गोले की धारिता ज्यादा होती है। तो यहाँ से ये बात हमें समझ में आती है। यहाँ से हमारी ये बात यहाँ से स्पष्ट हो जाती है कि किसी भी गोलीय चालक की जो धारिता है उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। तो ये था हमारा संधारित्र धारिता का कंसेप्ट है, जिसमें हमने सीखा कि गोलीय चालक की धारिता का मान कितना होता है। इस चैप्टर की अगली हेडिंग लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। आगे पूरा पार्ट इसी हेडिंग पर घूमेगा, यही हेडिंग इसी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। नाम है संधारित्र। क्या नाम है? संधारित्र। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कैपेसिटर, और ये हमने बहुत बार सुना होगा, पंखे में सुना है। इसे कैपेसिटर खराब हो गया है तो वही है कैपेसिटर, मतलब होता है संधारित्र। तो लिखेगा संधारित्र की परिभाषा क्या होती है? वह युक्ति, लिखिएगा संधारित्र कहते किसे हैं? वह युक्ति जिसकी सहायता से किसी चालक का आकार या आयतन बढ़ाए बिना, किसी चालक का आकार या आयतन बढ़ाए बिना उसकी धारिता में वृद्धि की जा सकती है, उसकी धारिता में वृद्धि की जा सकती है, संधारित्र कहलाती है। क्या कहलाती है? संधारित्र कहलाती है। इसका कंसेप्ट समझिएगा क्या कहना चाहता है। मान लीजिए मेरे पास एक चालक वस्तु है और वो इसका आकार ये है। इस चालक वस्तु की त्रिज्या छोटी है तो इसकी धारिता भी क्या होगी? कम होगी। कंपैरेटिवली छोटी त्रिज्या का ले लिया तो इसकी धारिता क्या है? कम है। धारिता कम मतलब इसके अंदर आवेश ग्रहण करने की क्षमता कम है। लेकिन मुझे मुझे क्या करना है? चालक का आकार तो इतना रखना है, इसके आकार को नहीं बढ़ाना है, लेकिन मुझे इसको और ज्यादा आवेश देना है। तो मैं क्या करूंगा? इसके साथ एक युक्ति, एक मशीन, एक डिवाइस जोड़ दूंगा, और उस डिवाइस को क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। वो डिवाइस क्या करेगी? आकार तो इसका इतना ही रहेगा, लेकिन इसकी आवेश ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ा देगी। तो इसका मतलब दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो किसी चालक का आकार अथवा आकृति बढ़ाए बिना उसकी धारिता का मान बढ़ा देती है, उसकी आवेश ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ा देती है। वो जो युक्ति है वो युक्ति क्या कहलाती है? संधारित्र कहलाती है। वो युक्ति क्या कहलाती है? संधारित्र कहलाती है। परिभाषा नोट करनी होगी, पर दोबारा से नोट कर लीजिएगा। संधारित्र वह युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक का आकार अथवा आयतन बढ़ाए बिना उसकी धारिता में वृद्धि की जा सके, वो क्या कहलाते हैं? संधारित्र कहलाती है। आगे नोट कीजिएगा, अगली हेडिंग है जिसका नाम है संधारित्र का सिद्धांत। नोट कीजिएगा, जिसका नाम क्या है? संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत। तो इसको एक बार हम समझते हैं कि संधारित्र का जो सिद्धांत है ये क्या कहता है। माना मेरे पास एक चालक वस्तु है और वो आवेशित है। एक चालक वस्तु है और वो कैसी है? आवेशित है। ठीक है, संधारित्र के सिद्धांत को समझ रहे हैं हम कि संधारित्र में ऐसा क्या हुआ, कैसा इसमें बनावट थी कि इसने आकार नहीं बढ़ाया और फिर भी लेकिन उसकी धारिता बढ़ा देती है। तो चालक वस्तु है, इसकी धारिता इतनी ही है। अब मैंने क्या किया? इसके बगल में आवेशित छड़ के बगल में आवेशित चालक वस्तु के बगल में दूसरी अनावेशित वस्तु लेकर आता हूँ। अनावेशित चालक वस्तु लेकर के आता हूँ। एक आवेशित है, एक अनावेशित है। जब दोनों को पास में रखते हैं तो पहले पार्ट में हमने पढ़ा था प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या पढ़ा था? प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होगा? ये जो चालक छड़ ए है, इसका ये सिरा तो धनावेशित रहेगा। हमें अंदर वाले सिरे की बात करनी है, इस बाहर वाले सिरे का एक बार हम नजरअंदाज कर लेते हैं, ये हमारे किसी काम का नहीं है। प्रेरण द्वारा आवेशन में इस छड़ बी पर, इसके बगल वाले सिरे पर, इस प्लस के पास में ऋणावेश आवेश आ जाता है और इसके बाहर वाले सिरे पर
धनावेश आवेश धनावेश आ जाता है। यह हुआ प्रेरण द्वारा आवेशन के फलस्वरूप चालक छड़ ए आवेशित थी, इसके फलस्वरूप चालक छड़ के आंतरिक सिरे पर ऋणावेश और बाह्य सिरे पर धनावेश आ जाता है। अब मैं इस बाह्य सिरे को छड़ बी के बाह्य सिरे को पृथ्वी से जोड़ देता हूं, भू संपर्कित कर देता हूं। भू संपर्कित करने पर क्या होगा, जो ये बाह्य आवेश धनावेश था ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी के अंदर समाहित हो जाएगा। इस प्रकार इस छड़ के आंतरिक सिरे पर ऋणावेश रह जाता है। अब क्या हो गया, अब ये जो इसका छड़ ए का यदि मैं विभव ज्ञात करूंगा VA, तो वो पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने पता था कि आवेश जो विभव का मान ज्ञात करते हैं उसमें आवेश का मान चिन्ह सहित रखते हैं, तो इसका तो विभव प्लस का होगा और इसका विभव माइनस का होगा और टोटल विभव में क्या हो जाएगा, पहले की तुलना में कुछ कम हो जाएगा। और यदि विभव कम हुआ तो हम जानते हैं धारिता C क्या होता है, Q/V। यदि विभव कम हुआ तो धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं C वृत्त क्रमानुपाती है किसके, चालक के विभव के। तो यहाँ पर फिक्स आवेश आ गया धनावेश और ऋणावेश, जिस कारण परिणामी विभव के मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और परिणामी विभव के मान में कमी आना, विभव के मान में कमी आना, इसका मतलब धारिता का मान बढ़ जाता है। तो यह है संधारित्र का सिद्धांत। इसको डायग्राम के रूप में ऐसे ही समझना है। इसको यदि हम शब्दों में लिखें तो क्या कहता है संधारित्र का सिद्धांत, जब किसी चालक वस्तु के समीप, आवेशित वस्तु के समीप एक अनावेशित वस्तु लेकर आते हैं, एक चालक आवेशित छड़ के पास एक अनावेशित चालक छड़ लेकर आते हैं, तो उस चालक छड़ के विभव में कमी आ जाती है, उस आवेशित चालक छड़ के विभव में कमी आ जाती है, परिणाम स्वरूप उसकी धारिता बढ़ जाती है। यही है संधारित्र का सिद्धांत। डायग्राम नोट कीजिएगा और इसको शब्दों में भी नोट कीजिएगा, क्या कहना चाहता है शब्दों में। यही कहना चाहता है शब्दों में कि एक आवेशित चालक के समीप एक अनावेशित चालक लाने पर आवेशित चालक के विभव में कमी हो जाती है, परिणाम स्वरूप उसके धारिता बढ़ जाती है। देखिए आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक चालक छड़ ए का जो विभव है वो कम हो गया, परिणाम स्वरूप क्या होगी, धारिता बढ़ जाती है। यही है संधारित्र का सिद्धांत, यही है संधारित्र का सिद्धांत। उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं संधारित्र के प्रकार। आगे हम बढ़ते हैं संधारित्र के प्रकार। संधारित्र के प्रकार, संधारित्र मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। संधारित्र मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तो हेडिंग लीजिएगा संधारित्र के प्रकार। संधारित्र के प्रकार, संधारित्र 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 समांतर प्लेट संधारित्र, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, समांतर प्लेट संधारित्र। नंबर 2 बेलनाकार संधारित्र। नंबर 2 क्या नाम है, बेलनाकार संधारित्र। और नंबर 3 है गोलीय संधारित्र। नंबर 3 क्या है, गोलीय संधारित्र। संधारित्र 3 प्रकार का होता है, समांतर प्लेट संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र और गोलीय संधारित्र। तो आइए हम डिटेल में पढ़ते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। तो हेडिंग नोट कीजिएगा, लिखिएगा समांतर प्लेट संधारित्र। नोट कीजिएगा समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र। हेडिंग लिखिएगा समांतर प्लेट संधारित्र। लिखिएगा इसकी परिभाषा क्या कहती है। जब समान क्षेत्रफल एवं समान धातु की 2 प्लेटें, समान क्षेत्रफल एवं समान धातु की 2 प्लेटें एक दूसरे के समांतर स्थित हों,
समान क्षेत्रफल और समान धातु की दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर स्थित हों तो उस युक्ति को क्या कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। तो ये है समांतर प्लेट संधारित्र। ऐसा एक प्लेट P1, एक प्लेट P2, एक पर अंदर की ओर धनावेश, दूसरे पर अंदर की ओर क्या? ऋणावेश। तो ये क्या कहलाता है? इस युक्ति को कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। दो प्लेटें एक दूसरे के आसपास हो, दोनों का क्षेत्रफल समान होता है और दोनों की धातु भी क्या होती है? समान होती है। तो उसे क्या कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। संधारित्र का जो हम सिंबल काम में लेते हैं वो ये सिंबल काम में लेते हैं। ऐसा कुछ लोगों को याद आता होगा कि ये सिंबल बैटरी का भी होता है, लेकिन बैटरी में एक धनावेश धनात्मक टर्मिनल बड़ा होता है, ऋणात्मक टर्मिनल का आकार छोटा होता है, जबकि संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र में जो दोनों टर्मिनल हैं इन दोनों का आकार कैसा होता है? बराबर होता है। तो संधारित्र का ये सिंबल है। ये कैसा है? संधारित्र का सिंबल है, प्रतीक चिन्ह होता है ये संधारित्र का। जब भी कोई हम सर्किट बनाएंगे, विद्युत परिपथ बनाएंगे, उसमें संधारित्र को हम काम में लेंगे तो उसके लिए हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे बैटरी के लिए इसका करते हैं, प्रतिरोध के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से संधारित्र के लिए इसका उपयोग करते हैं और इसे डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल C से। डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल C से। तो ये था समांतर प्लेट संधारित्र। अगली हेडिंग लिखिएगा, अगली हेडिंग लिखिएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना। अगली हेडिंग लिखिएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना। समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी धारिता का मान कितना आता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने गोली चालक की धारिता ज्ञात की थी, अब हम ज्ञात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है, तो उसके लिए डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा मान लिया है समांतर प्लेट संधारित्र। ये इसकी प्लेट P1 है, ये इसकी प्लेट P2 है, इस प्लेट पर धनावेश है और इस प्लेट के अंदर वाले सिरे पर क्या है? ऋणावेश है। डायग्राम बनाइएगा और बाद में लिखिएगा। माना समांतर प्लेट संधारित्र की, माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी, दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल d है। दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल d है। ठीक है, क्षेत्रफल मैंने माने दोनों का a है और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल d है। यदि इस प्रथम प्लेट P1 पर, यदि प्लेट P1 पर पृष्ठ आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व है प्लस सिग्मा तथा P2 पर पृष्ठ आवेश घनत्व है माइनस सिग्मा हो। प्लेट P1 पर पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस का सिग्मा और प्लेट P2 पर पृष्ठ आवेश घनत्व है माइनस का सिग्मा हो तो इधर देखिएगा, ये मैंने मान लिया एक बिंदु है P। इस बिंदु P पर मैं क्या कहता हूं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एट P हो, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पुरानी बातों को रिवाइज करना पड़ेगा। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र प्लेट P1 के कारण भी होगा और प्लेट P2 के कारण भी होगा। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था, वहां कहा था किसी बिंदु पर यदि एक से अधिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो तो उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उन सभी के सदिश योग के बराबर होती है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो सदिश योग प्लेट P1 के कारण EP1 है और प्लेट P2 के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, दोनों को हम दिशा सहित जोड़ देंगे। तो पहले तो दिशा ज्ञात करते हैं। दिशा के लिए याद करो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश के कारण धनावेश से दूर की ओर होती है और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणावेश की ओर होती है। तो प्लेट P1 पर है धनावेश और धनावेश में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से दूर की ओर होगी, तो E
P1 है। और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणावेश की ओर होती है, तो ऋणावेश इधर है तो ऋणावेश की ओर होगी तो इधर ही आएगी EP2। तो दिशा तो दोनों की एक समान है, इसका मतलब दोनों को सीधा सीधा जोड़ना है। अब हमें याद करनी है चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो याद करो गाउस के नियम के अनुप्रयोगों में चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो पहली प्लेट के कारण प्लस ये दूसरी प्लेट के कारण। तो इस प्रकार बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हो गई वो हो गई EP = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। EP = हो गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि सिग्मा है पृष्ठ आवेश घनत्व है और पृष्ठ आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, कुल आवेश अपॉन कुल क्षेत्रफल। कुल आवेश यदि मैं Q मानूं, कुल क्षेत्रफल मैंने A माना है, तो सिग्मा कितना हो गया Q अपॉन A। इसलिए E एंड P बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हो गई वो क्या हो गई Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 1 Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट ये बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आता है। ठीक है, आगे लिखिएगा। यदि प्लेटों के मध्य विभवांतर यदि प्लेटों के मध्य विभवांतर V हो तो प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना हो V हो तो याद करो हमने लिखा था तीसरे पाठ्य पढ़ा था विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के मध्य संबंध। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के मध्य संबंध और वहां हमने पढ़ा था E लिखा था A = लिखा था V अपॉन D विद्युत विभवांतर अपॉन दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी। समीकरण नंबर 2 समीकरण 1 भी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताता है और समीकरण 2 भी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताता है। इसका मतलब दोनों बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट = V अपॉन D। यहां से मैं क्या करता हूं A एप्सिलॉन नॉट को इधर ले लेता हूं और V को इधर ले आता हूं, पक्षांतर करता हूं तो Q अपॉन V = हो गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D और Q अपॉन V को मैं लिखता हूं धारिता C A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो ये हो गई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। परीक्षा की दृष्टि से डेरिवेशन याद रखना है, बहुत बार पूछ चुके हैं, आगे पूछे जाने की संभावनाएं बार-बार बनी रहती हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। जहां पर A है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल है, D है दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी और एप्सिलॉन नॉट है प्लेटों के मध्य का माध्यम जो कि वर्तमान में मैंने क्या माना है निर्वात माना है। तो ये हो गया C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D ये होती है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। आगे लिखिएगा अगली हेडिंग लिखिएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। इसका मतलब जो अभी हमने समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता का मान ज्ञात किया है वो धारिता किस किस प्रकार से परिवर्तित हो सकती है। तो इसको याद रखना बड़ा आसान है क्योंकि हमने पढ़ा है C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो यहाँ से तीन बातें निकल कर आती हैं। C जो है वो समानुपाती है प्लेटों के क्षेत्रफल A के, मतलब दो प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो समांतर जो प्लेट हमारा जो संधारित्र है उसकी धारिता बढ़ जाती है। दूसरी बात आती है C विद्युतक्रमानुपाती है D। दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी के विद्युतक्रमानुपाती, मतलब प्लेटों के बीच की दूरी जितनी कम करते जाएंगे धारिता उतनी बढ़ती जाएगी और दूरी जितनी ज्यादा बढ़ाते जाएंगे धारिता उतनी ही कम होती जाएगी, क्योंकि दूरी और धारिता एक दूसरे कैसे हैं विद्युतक्रमानुपाती हैं। और तीसरी C जो है वो किस पर निर्भर करती है एप्सिलॉन नॉट मतलब माध्यम पर। तो तीन चीजों पर निर्भर करती है, पहला प्लेटों के क्षेत्रफल पर, दूसरा प्लेटों के मध्य की दूरी पर और तीसरा प्लेटों के मध्य के माध्यम पर। तो ये हो गया हमारे पास में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। और अब अगली हेडिंग लिखिएगा जिसका नाम है उपांत प्रभाव।
क्या नाम है? उपांत प्रभाव। तो अगली हेडिंग नोट कीजिएगा जिसका नाम है उपांत प्रभाव। लिखिएगा पहले प्रभाव कहता क्या है, समझेंगे इसको हम थोड़ी देर बाद में। लिखिएगा प्लेटों के किनारों पर, प्लेटों के किनारों पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने के कारण, पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने के कारण विद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिकर्षित होकर वक्रीय हो जाती हैं, परस्पर प्रतिकर्षित होकर वक्रीय हो जाती हैं। इस प्रभाव को उपांत प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को उपांत प्रभाव कहते हैं। सुनिएगा क्या कहता है। ये है समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटें, ये प्लेट P1, ये प्लेट P2। यहाँ पर इस सिरे पर इधर धनावेश है, इधर क्या है? ऋणावेश। तो प्लेटों के अंदर जो विद्युत बल रेखाएं होती है ना, वो एक दूसरे के समांतर होती है। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि प्लेटों की जो मध्य है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिल्कुल एक समान होती है। लेकिन प्लेटों के किनारों पर यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं समांतर ना होकर के कैसी होती हैं? वक्रीय होती हैं। इसी प्रभाव को क्या कहते हैं? उपांत प्रभाव कहते हैं। इसी प्रभाव क्या कहते हैं? उपांत प्रभाव कहते हैं। तो पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने के कारण समांतर प्लेट संधारित्र के किनारों पर जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे से प्रतिकर्षण के कारण वक्रीय हो जाती हैं। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? उपांत प्रभाव कहते हैं। तो आज की इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई बात नहीं समझ आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस चैनल से इसी प्रकार लगातार वीडियो प्राप्त करते रहने के लिए और उनका तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।